दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं NCERT क्लास 7th साइंस का लेकर आया हूँ। इसी इससे पहले मैंने NCERT क्लास 6 की साइंस और हिस्ट्री जो है ओल्ड और न्यू दोनों करवा दिया है। हिस्ट्री और साइंस दोनों NCERT का क्लास 6 का करवा दिया गया है, और जो है से क्लास 7 NCERT हिस्ट्री का भी लेक्चर आ चुका है, वो आप देख सकते हैं। उसमें भी 2 लेक्चर मैंने डाल दिया है। और ये जो है से साइंस का जो है से दूसरा लेक्चर है। इसमें जो है से पहले मैंने 2 चैप्टर करवाए थे साइंस के, अब आगे के चैप्टर जो है इसमें मैं करवाऊंगा NCERT क्लास 7 का जो है। इसी तरह से जो है दोस्तों, मैं सारे NCERT जो है आप लोगों को MCQ फॉर्मेट में है, और जो है से मैं करवा दूंगा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन जो है आपका NCERT से अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, तो आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। और मैं सारे NCERT जो है क्लास 10 तक जो है मैं पूरा NCERT कराऊंगा, फिर सप्लीमेंट्री बुक से भी मैं तैयारी करवाऊंगा, ताकि जो है से कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। और अगर 69 PPSC की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है से इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक वे से जो है पहले NCERT और उसके बाद जो है से जो भी बिहार से इसमें पूछे जाते हैं, लगभग जो है आप 68 BPSC का जो पैटर्न आपने देखा होगा, उसी हिसाब से जो है मैं तैयारी यहाँ पे करवा रहा हूँ। पहले NCERT में खत्म कर देता हूँ, उसके बाद जो है बाकी मैं शुरू करूंगा। और 68 BPSC मेंस के लिए भी मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दिया है। और जो है से निबंध पे जो है से मैंने एक लेक्चर डाला है कि किस तरह से निबंध लिखना चाहिए, तो वो आप लोग जरूर देखिए। वो जो है से 20-21 मिनट का वीडियो, और काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया है उसमें आपको। जो है जब आप निबंध लिखना शुरू करेंगे उस तरह से, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको खुद ब खुद मिलने लगेगा, और आप आराम से निबंध लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो वो ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट PDF होता है तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का नाम जो है इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। और ये जो है लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जो है आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो है अब जो है दोस्तों शुरू करेंगे जो आज का जो लेक्चर है। तीसरा जो चैप्टर है पहले उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके, और जो है और अच्छे कंटेंट्स मैं लेकर आता रहूँ इसी तरह। तो आइए शुरू करते हैं। जो चैप्टर है रेशों से वस्त्र तक, मतलब फाइबर से क्लॉथ्स तक जो है कैसे सफर तय करता है, उसके बारे में यहाँ पे जो है से दिया गया। इस चैप्टर में पहला स्टेटमेंट जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, और हम लोग देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट है। तो पहला है कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। तो ये जो कथन है वो सही है कि जो एनिमल से प्राप्त होता है, जो जंतु से प्राप्त होता है, उसे जांतव रेशे कहते हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। तो ये भी कथन सही है कि रेशम के जो रेशे हैं, रेशम का जो फाइबर है, सिल्क का जो फाइबर है, वो सिल्क के जो वर्म होता है उससे प्राप्त होता है। वो कोकून से जो है, कोष जो होता है वो इंग्लिश में उसको कोकून कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु है। तो ये सही है कि भेड़, बकरी और याक जो है वो ऊन देने वाले जंतु हैं, ये सारे चीज। तो इसमें जो है सारे कथन सत्य हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन D 1, 2 और 3 जो है सत्य कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। तो ये सही है कि अंगोरा ऊन को जो है अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। और जो है अंगोरा ऊन जो है वो खरगोश के से भी बनाया जाता है। तो ये कथन जो है वो सही है। अंगोला नस्ल की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये सही है कि अंगोरा नस्ल की जो बकरियां होती है वो कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद तीसरा जो है, पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बावलों फर से बनाई जाती है। तो ये कथन गलत है। ये जो पश्मीना शॉल जो होता है, जो मुख्यतः कश्मीर घाटी की तरफ बनाया जाता है, ये जो है से अंगोरा नस्ल की बकरियों के त्वचा से प्राप्त जो है से फर से नहीं बनाया जाता है, बल्कि जो है से कश्मीरी बकरी होती है उसके जो है से फर से बनाया जाता है। तो ये कथन गलत है। तो 1 और 2 जो है इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिया गया है सिल्क के बारे में, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रेशम का जो कीट होता है, उसका जो रेशम जो इंसेक्ट होता है, उसको जो पालन को जो है, उसके जो है से पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो सही कथन है कि सेरीकल्चर जो कहते हैं उसके पालन को कहते हैं।
उसके रेशम के कीट के पालन को सेरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, तो ये भी सही है कि रेशम फाइबर के जो रेशे हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है कि रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये सही है कि रेशम के रेशे जो हैं वो रेशम कीट से, वो रेशम का जो फाइबर होता है वो रेशम कीट जो होता है सिल्क वॉर्म जो होता है उससे प्राप्त करते हैं, और सिल्क वॉर्म जो है ककून की अवस्था में जब होता है तो उससे प्राप्त करते हैं। तो इसका तीनों कथन जो है सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट है कि रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार में से कौन सा सही है। तो सिल्क के बारे में दिया गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें सही है, तो देखते हैं। इसका मृदु रेशु सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है, तो ये सही है कि सॉफ्ट फाइबर जो होता है वो एक तरह का वो जो है स्टील के तार जितना भी मजबूत होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है टसर, मूगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं, तो टसर, मूगा और कोसा जो है ये रेशम की किस्में हैं, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका दोनों जो है स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं क्या है कि रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई, तो ये कथन गलत है, क्योंकि रेशम की खोज जो है सर्वप्रथम चीन में हुई थी, और चीन के ही थ्रू जो है से फिर वो मध्य एशिया, ईरान वगैरह के क्षेत्रों में और यूरोप वगैरह में फैला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, तो ये कथन जो है सही है कि सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। ये चाइना से जो है ये रूट जो है आप जो है से अफगानिस्तान वगैरह और मध्य एशिया की तरफ जो है ये रूट जाता था, जिसको सिल्क रूट कहते हैं, और इस पे जो है सभी राजा की नजर होती थी कि इस पे जो है अपना अधिकार जमा ले, और कुषाण शासक जो था, कनिष्क जो था, उसने जो है इस पर अधिकार जमाया था, ताकि जो है इससे बहुत सारा रेवेन्यू आता था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 जो है इसमें सही है। तो क्या पूछा है इसमें कौन सा सही है, तो केवल 2 जो है सही है। अब नेक्स्ट है जो चैप्टर है वो है उष्मा, तो हीट के बारे में दिया गया है, तो उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे उष्मा के बारे में क्या है जो चैप्टर है। तो देखते हैं, चौथा चैप्टर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। तो ये पूछा गया कि इसमें से कौन जो है टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, तो टेम्परेचर का यूनिट नहीं है पूछा गया, तो सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, फ़ारेनहाइट जो है वो भी टेम्परेचर का यूनिट है, केल्विन तो ये भी टेम्परेचर का यूनिट है, पास्कल तो ये जो है से नहीं है, ये जो है प्रेशर का है, और जो है टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक वो होता है केल्विन, और केल्विन की जो है कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो स्टेटमेंट जो दिया गया है उस पर हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पहला है, उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो ये सही है कि हमें हीट जो हमेशा हॉट टू कोल्ड की तरफ फ्लो करती है, तो ये सही है। जो हॉट सब्सटेंस होता है उससे जो है वो कोल्ड सब्सटेंस की तरफ फ्लो करती है, तो ये कथन सही है कि गर्म वस्तु से जो है ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। द्रव और गैसों में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, तो द्रव और गैस में जो है से उष्मा जो है वो संवहन कन्वेक्शन द्वारा जो है से फ्लो करता है, तो जो है से ट्रांसफर होता है, तो ये सही, ये भी कथन सही है। जैसे लिक्विड और गैस में जो है वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है, वो जो प्रोसेस होता है कि किसी वस्तु का जो है आप ठंडा गर्म सिरे से जो है ठंडे सिरे की तरफ आती है, कोई भी चीज़ पकड़िएगा तो आप एक तरफ गर्म कीजिए और दूसरी तरफ जो है उसका हीट फ्लो हो जाता है, तो उसको जो है चालन कहते हैं, यानी कंडक्शन कहते हैं, और ये जो है सॉलिड में होता है, और तो इसको जो है ये भी कथन सही है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो तीनों कथन सत्य है, 1, 2 और 3। और जो है हीट जो है हीट जो ट्रांसफर होता है सॉलिड में वो कंडक्शन के थ्रू होता है, और लिक्विड और गैस में जो होता है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू होता है। तो कंडक्शन के थ्रू और बाकी जो है उसमें जो है रेडिएशन में जो है मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है हीट ट्रांसफर के लिए। तो ये जो है इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही स्टेटमेंट है इसमें। नेक्स्ट है कि नीचे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको जो है मिलाना है। तो पहला है कि
थल समीर के बहने का समय, तो थल समीर के बहने का समय क्या होता है, तो वो होता है रात। थल समीर जो होता है वो बहने का समय जो है से जो लैंड विंड जो होता है उसके जो बहने का समय होता है वो उसको कहते हैं रात के समय ये बहती है। समुद्र समीर के बहने के समय तो वो होता है दिन। दिन जो होता है उसके बहने का समय होता है, इसको मैं अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय, तो जो डार्क कलर का जो है क्लोथ हम कब पहनते हैं, तो वो पहनते हैं आपको शीत ऋतु में। और उसके बाद जो हल्के रंग का कपड़ा पहनने का समय, तो हल्के रंग का जो लाइट कलर का क्लॉथ कब पहनते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु यानी ठंड गर्मी के समय। तो थल समीर के किसको कहते हैं, जब जो है से आप दिन के समय जो है क्या होता है कि ये जो है से रात के समय जो है समुद्र पहले जो दिन के समय जो है से आपको देखिएगा कि दिन के समय जो यहाँ की जो हवा है वो ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत की जो है समुद्र की हवा के कंपैरिजन में। तो वो यहाँ की जो हवा है वो उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है गर्म हवा, और वो समुद्र की तरफ चली जाती है। और जो समुद्र की जो ठंडी हवा है और भारी हवा है वो इस तरफ से इसकी तरफ आती है, पृथ्वी की तरफ आ जाती है। तो उसको जो है से दिन इसको जो है से दिन का समीर कहते हैं, उसको समुद्र समीर कहते हैं। वो जो है दिन में चलती है। और उसी उल्टा होता है, विपरीत होता है कि जब रात में जो है समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है और वहाँ का जो है हवा गर्म होती रहती है और पृथ्वी जो है जल्दी ठंडा हो जाता है, तो उसकी जो हवा है वो भारी हो जाती है और वो समुद्र की तरफ जाती है। तो उसको जो है थल समीर कहते हैं। तो ये जो है थल समीर और समुद्र समीर के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा जो है गहरे रंग का जो होता है, जो डार्क कलर का क्लॉथ होता है, वो जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो है हम गर्मी में ठंड में जो है वो डार्क कलर का क्लॉथ पहनते हैं। और जो है सर लाइट कलर का जो क्लॉथ होता है व्हाइट वगैरह, तो वो हीट रिफ्लेक्ट करता है और जो है हमें गर्मी कम लगता है, जिसके वजह से गर्मी में जो है से हम हल्के रंग का कपड़ा पहनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया है उस पर विचार करते हैं। तो डॉक्टर थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक होता है। तो डॉक्टर जो थर्मामीटर रखता है उसका जो मापन स्केल होता है, उसका जो ये जो होता है यूनिट जो होता है उसमें रेंज जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कथन सही है कि डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा जो है मरकरी का प्रयोग किया जाता है। और जो है से ये स्केल जो होता है ये डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में अगर तब्दील करें तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो होता है तो C इंटू 9/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अगर करते हैं तो ये फ़ारेनहाइट में ये हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। C इंटू 9/5 इंटू इज इक्वल टू F माइनस 32। तो ये फ़ारेनहाइट में जो है आपका ये हो जाएगा, मतलब कि बदल जाएगा कोई भी वैल्यू जो है आपको। और इसमें जो है मरकरी का प्रयोग करते हैं। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया है स्टेटमेंट जो है, तो पहला स्टेटमेंट है गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण को कम अवशोषित करती है। तो ये कथन गलत है कि गहरे रंग की जो वस्तु होती है, जो डार्क कलर की जो सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है, वो जो है से ज़्यादा जो है से ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करता है, वो ज़्यादा जो है से एब्जॉर्ब करता है। तो ये कथन गलत है, बल्कि हल्का रंग जो है से कम अब्जॉर्ब करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हम गर्म रखते हैं, इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है तथा उसकी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप रहती है। तो ये कथन जो है वो सही है कि ऊन जो होता है वो एक तो उष्मारोधी है, हीट को जो है से रोकता है जाने से, और ऊपर से क्या होता है कि उसके जो है से फाइबर के बीच में जो है से आपको ये फंस जाता है, क्या नाम है, एयर जो है वो उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से जो है से हमें जो है से ठंड महसूस नहीं होती है। और आप जब देखिएगा तो दो कपड़ा पहनिएगा अगर, तो इसमें कम ठंड लगेगी, और पतला भी कपड़ा है तो दो कपड़ा में कम, क्योंकि दोनों के बीच में जो है हवा फंस जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें ठंड कम लगता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल दो जो है वो सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाएगा तो कहा गया है कि अगर सेम टेम्परेचर है, आपको सेम जो है लोहे का भी, आयरन का भी और वाटर का भी जो सेम टेम्परेचर है, और दोनों में लोहा को वाटर में डुबोया जाए तो क्या जो है से परिवर्तन होगा, क्या चेंजेस आएगा। तो पहला स्टेटमेंट है लोहे के उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहे का गोला और गर्म हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, लोहे का गोला और गर्म नहीं हो जाएगा। लोहे का गोला ठंडा
तथा जल का ताप अधिक हो जाएगा, तो नहीं, ये भी गलत है कि जल का ताप अधिक नहीं हो जाएगा, लोहे का गोला ठंडा नहीं होगा। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कथन जो है वो सही है कि लोहे का गोला जो है हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सेम टेम्परेचर है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये कथन सही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोलों तथा जल दोनों का ताप कम हो जाएगा, तो ये भी कथन गलत है। इसमें जो सही है वो सिर्फ 3 ऑप्शन जो सही है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन है, तो कथन जो है केवल 3 जो है इसमें सही है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस इस्पात के कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है, स्टेनलेस स्टील जो होता है तो उसमें जो है से ये लगाया जाता है, क्या नाम है, तांबे की जो है प्लेट जो है से लेप लगा दिया जाता है। उसके जो है से क्या कारण है, तो उसका जो कारण आपको क्या हो सकता है, तो दिया गया है कि तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तांबे की जो है तांबे की तली जो है वो कढ़ाई को टिकाऊ अधिक नहीं बनाती, इस वजह से हम यूज़ नहीं करते हैं इसको। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, तो इसका भी ये भी कोई कारण नहीं है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है, तो ये भी कथन गलत है कि ऐसा कोई ये नहीं है कि इसको साफ करना ज़्यादा आसान है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, तो ये कथन सही है कि स्टेनलेस स्टील के मुकाबले जो है से कॉपर जो है से हीट का जो है ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ये कथन सही है, इसी वजह से हम तांबे का जो लेप लगाते हैं। अब नेक्स्ट है कि अम्ल, क्षारक और लवण, तो एसिड, बेस और साल्ट के बारे में दिया गया है। तो पहला जो है हम देखते हैं कि क्या क्या जो है इसमें स्टेटमेंट है। तो पहला जो है एसिड का नाम दिया गया, पदार्थ का नाम दिया गया कि किसमें पाया जाता है एसिड, और जो है ये तो पहला है फॉर्मिकमल। तो फॉर्मिकमल हम लोग जानते हैं कि चींटी में पाया जाता है, तो चींटी का डंक, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। चींटी का डंक जो है वो फॉर्मिकल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं, तो चूने के पानी को जो है CaOH को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, चूने के पानी को। टार्टरिक कमल, तो टार्टरिक एसिड जो है वो क्या होता है, तो टार्टरिक एसिड जो होता है वो होता है आपको इमली और अंगूर वगैरह में जो है आपको टार्टरिक एसिड मिल जाएगा, ग्रेप्स में मिल जाएगा टार्टरिक एसिड। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, साबुन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है एसिड का नाम दिया गया, कौन कौन एसिड कहाँ पाया जाता है तो वो आप देख लीजिएगा जब मैं PDF डाल दूंगा। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट दिया गया है कि उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है, तो ये कथन सही है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता है। तो और क्या जो है से बेस जो है वो रेड को जो है से रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, जो क्षार क्षार जो होता है वो जो ब्लू लिटमस को जो है नीले में नीले लिटमस को जो है लाल में करता है, और जो है से अम्लीय जो होता है एसिड जो होता है वो ब्लू को लाल में परिवर्तन कर देता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, तो ये कथन भी सही है कि ये जो हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल जो है, गुड़हल की पंखुड़ियां जो है ये एक तरह के सूचक हैं, प्राकृतिक रूप से पाए नेचुरल सूचक जो है इंडिकेटर हैं, तो ये भी कथन सही है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है, तो ये भी कथन सही है कि वो एसिड रेन कहलाती है जब उसमें जो है एसिड की मात्रा अधिक होती है, और एसिड रेन से जो है बहुत सारा जो है मोन्यूमेंट्स वगैरह जो है छाती होती है और पॉल्यूशन भी होता है। एसिड रेन में जो है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, तो 1 2 3, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके उपचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसके यूज से जो है हमारे सॉइल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें जो है पूछा गया कि कौन जो है इसमें सही है। तो रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, तो ये सही है कि हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करने जो है हमारा जो है ये जो है एसिडिक नेचर का हो जाता है, हमारा सॉइल जो है अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो नहीं, ये कथन जो है वो गलत है कि जैव पदार्थ जो है से क्षारीय मृदा को जो है उदासीन करने के लिए मिलाया जाता है, तो ये कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन बी ए जो है इसका सेवर सिर्फ सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। जो है अम्लीय मृदा को कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो वो बनाते हैं बिना बुझा हुआ या बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो मिलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट,
कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो हमारा डेली लाइफ है उसमें दिया गया है कि न्यूट्रल जो होता है उसके बारे में बात करना है कि क्या है कि कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, उनके जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ये जो है सही है कि जो भी कचरा जो निकलता है एक फैक्ट्री वगैरह से उसमें जो है से वो एसिडिक होता है और उसमें जो है से क्षारीय पदार्थ मिलाकर जो है उसको उदासीन किया जाता है, न्यूट्रल किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, 1 जो है सही है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। तो हमारा जो स्टोमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और उसमें जो है से जो जब बढ़ जाता है एसिड, ज़्यादा एसिड होने से जो है हमारे लिए वो खराबी करेगा हमारे जो है से पेट के लिए। तो उसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो भी कहते हैं, उसका यूज करते हैं। इनो वगैरह में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है जो है हमारे अम्ल को जो है कम कर देता है और उसको उदासीन बना देता है। तो ये कथन भी सही है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलियन की सहायता से उदासीन किया जाता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि जब चींटी काटता है तो उसमें जो है से वो जो है से फॉर्मिक एसिड होता है और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और कैलामाइन जो है से सॉल्यूशन की सहायता से उसमें जो है से कैलामाइन सॉल्यूशन की सहायता से जो है उसको जो है न्यूट्रल किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिया गया, देखते हैं। हमारे दंत क्षय हेतु अमल जिम्मेदार होते हैं। तो ये सही है कि हमारा जो है से टूथ डिके जो होता है उसके लिए एसिड रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि एसिड की वजह से ही हमारे दांतों में जो है से डिके वगैरह जो कैविटी वगैरह होता है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अमल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। तो ये भी कथन सही है कि दांतों के बीच जो खाद्य पदार्थ फंस जाता है वो अमल निर्वाचित करता है और हमारे दांतों में जो जीवाणु होते हैं वो पहले से मौजूद होते हैं और वो जो है से बहुत सारे जीवाणु हमारे फायदेमंद होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, लेकिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह के साथ मिलकर जो है वो जो है केमिकल फॉर्म कर देता है और हमारे दांतों को जो है डीके करता है। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर है भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में दिया गया है। तो क्या है, पहला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में दिया गया कौन सा कथन सही है। सभी भौतिक परिवर्तन अनु उत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है कि जितने भी जो है से फिजिकल चेंज होता है वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि रिवर्सिबल होता है, और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार जो चीज़ चेंज हो गया उसको दोबारा जो है उस चीज़ में हम नहीं बदल सकते हैं, उसको केमिकल चेंज करते हैं। और जिसको जो है उसका जो है से उसके फिजिकल इसमें चेंज होता है लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है, उसको जो है से फिजिकल चेंज कहते हैं। और उसको जो है से हम दोबारा बना भी सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, तो इसको जो है से भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन एक जो है वो गलत है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो ये कथन सही है कि रासायनिक जो है जो केमिकल चेंज होता है तो एक या एक से अधिक जो है पदार्थ जो है मटेरियल जो है फॉर्म होता है। तो ये कथन सही है। तो केवल 2 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो उसमें दिया गया कि कौन जो है से फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, तो कागज का फाड़ना ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। कागज का जो हम टुकड़ा को फाड़ देंगे तो उसको जो हम दोबारा जोड़े कि नहीं जोड़े, लेकिन उसका जो है से प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक फिजिकल चेंज का उदाहरण है। रंग में परिवर्तन होना, तो ये जो है केमिकल चेंज का उदाहरण है। रंग में परिवर्तन होना जो है वो केमिकल चेंज में उदाहरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनना, तो ये भी जो है केमिकल चेंज का उदाहरण है। उसके बाद कागज का जलना, तो ये भी जो है एक केमिकल चेंज का उदाहरण है। मोम का जलना भी जो है वो मोम का जलना, वैक्स का जलना जो है वो केमिकल चेंज का है, लेकिन मोम का पिघलना जो है वो फिजिकल चेंज का उदाहरण है। तो इसका जो है केवल एक जो है वो फिजिकल चेंज का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं क्या है। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सही है कि ओजोन का जो विघटन है वो एक डिसोल्यूशन है, वो जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। तो ये कथन सही है। ओजोन लेयर जो है हमारे समताप मंडल में है और जो है स्ट्रेटोस्फीयर में है, और जो है वो जो है पैराबैंगनी किरणों को जो है रोकती है, जो है अल्ट्रावायलेट रे को जो है धरती पर आने से रोकती है, जिसकी वजह से जो है हमें जो है अगर वो धरती पर आने लगी तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन कैंसर वगैरह
होने लगेगा और उसी की वजह से जो ओजोन होल जो है वो हो रहा है डिप्लीशन के कारण जो है से पराबैंगनी किरणें जो है से पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट है ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो ये सही है कि ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रे को जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में और न की मात्रा में पहुंच पाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही है कि लोहे में जो जंग लगता है वो एक केमिकल चेंज है। लोहे में जंग क्या लगता है, उसका जो क्या फॉर्मूला जाता है, रस्ट जो लगता है जंग जिसको कहते हैं, तो वो Fe2O3 जो है रस्ट का फॉर्मूला है। ये जो है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में जब आता है तो लोहा उसमें जंग लग जाता है, तो ये जो है रस्ट का फॉर्मूला है। उसके बाद लवण जल जंग लगने से की दर को बढ़ा देता है। तो जो साल्टी वाटर होता है वो जो है से जो रस्टिंग के जो इसको है उसके दर को जो है बढ़ा देता है, रेट को जो है बढ़ा देता है। तो ये कथन सही है कि लवण जल जो है वो रेट ऑफ जो है रस्टिंग को वो इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों कथन जो है सही है। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट है कि रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। तो जो रसोई गैस है उसमें जो है गैस रसोई द्रव के लिक्विड फॉर्म में रहती है और बुटेन और प्रोपेन जो है गैस उसमें होती है और उसमें जो है कोई जो है स्मेल नहीं होता है। लेकिन हमें जब गैस लीक होती है तो स्मेल होता है। उसकी वजह यह है कि उसमें जो है इथाइल मर्केप्टेन मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर गैस लीक हो तो पता चल जाए, स्मेल आता है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस परिवर्तित हो जाती है, तो परिवर्तन ए। फिर जब जो है सिलेंडर से गैस जो आती है बाहर तो वो परिवर्तित हो जाती है। फिर यह गैस बर्नर पर जलती है, जब बर्नर पे हम गैस आती है तो बर्नर पे जलती है, परिवर्तन बी होता है। निम्नलिखित कथन में से परिवर्तनों से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन जो है परिवर्तन सही है, तो पराक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, तो नहीं। जो गैस जो है बाहर आती है तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि वो जो है एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, तो ये कथन गलत है। पराक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये कथन सही है कि जो है वो जो है जब जल जाती है तो वो जो है केमिकल चेंज हो जाता है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, परिवर्तन बी। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है ऑप्शन बी इसमें सही कथन है। तो दोस्तों ये जो है टोटल जो है 6th चैप्टर तक मैंने करा दिया है आप लोगों को। आगे का चैप्टर जो है दूसरे लेक्चर में मैं करवाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो दोस्तों वगैरह में स्टडी ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।